औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, एक नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे कोर्स में एक है, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ तक ये जो चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो ये आपके मिड सेमेस्टर या मिड एग्ज़ाम तक होगा, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो काइंड्स ऑफ सिविल लॉ हो या क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हो या इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की वो इंट्रोडक्शन वगैरह थी, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं पेपर में एक इसकी वजह है कि एक तो आप 30% कोर्स का हमें कहा गया कि आप कवर करें। दूसरी बात ये है कि चूंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होते तो हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि हम उस पेपर को थोड़ा सा टेक्निकल बना सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर प्राइवेट वेजिनेस एंड रेट्रीब्यूशन। ये क्या है? सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी मुहज़्ज़ब मुतबादिल है प्राइवेट वेजिनेस एंड रिट्रीब्यूशन का। पहले दौर में जब तक ये अदालतें नहीं बनी थी तो लोग क्या करते थे, अपना ज़ाती इंतकाम खुद से ले लेते थे। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को या कबीले के बंदे को मार दिया जाता, वो जाके खुद उसका बदला लेते थे, तो वो प्राइवेट वेजिनेस या रिट्रीब्यूशन थी। फिर जब हम इसमें आगे आएगा भी, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट आया, उसमें जो वो है जुडिशरी कायम की गई, जिसको फॉर्मल जुडिशल सिस्टम हम कहते हैं, जो अदालतें हैं वो कायम की गई, और इसको क्या कर दिया, सिविलाइज सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब लोगों से कहा गया कि आप खुद इंतकाम नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, इससे जो स्टेट का की जो जिम्मेदारी है कि वो पीस कायम करेगी, उस पर असर पड़ेगा। लिहाजा अब अगर कोई राइट वायलेट होता है, आपके साथ कुछ गलत होता है, कोई रॉन्ग कमिट होता है आपके अगेंस्ट, तो आप जो है स्टेट के कोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे अपनी रेमेडी जो है वो क्या करेंगे, अदालत से अपनी रेमेडी मांगेंगे और अपने नुकसान का अजाला करेंगे, ठीक है। इट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ राइट्स इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपके राइट्स जो होते हैं, आपकी हुकूक को स्टेट क्या करे, मेंटेन करे फिजिकल फोर्स के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है आपके राइट्स को वायलेट करता है, आपको आपका राइट नहीं देता है, आपको धमकियां देता है, आपको ज़ख्मी कर लेता है, तो आप स्टेट के पास जाते हैं, स्टेट उसे पकड़ती है और अदालतों में पेश करके उसको सज़ा देती है। तो ये पुलिस वगैरह क्या है, ये फिज़िकल फोर्स ऑफ द स्टेट है। इसके ज़रिए जो स्टेट क्या करती है, वो इंसाफ फराहम करती है। इसी तरह सिविल केसेस में मिसाल के तौर पर एक बंदा आपको प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं देता, तो आप जाके अदालत में दरख्वास्त देते हैं और कहते हैं कि जी वो पुलिस मेरे साथ भेजें और उसको अदालत ऑर्डर करे कि मुझे उनसे प्रॉपर्टी का कब्ज़ा जो है वो छुड़ा के दे दे और मुझे मेरी प्रॉपर्टी क्या की जाए, वापस की जाए, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ राइट्स है, आपके हुकूक को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जो आपके राइट्स हैं। अच्छा, इसमें जो है 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे पहले फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट, जिसको मैं अभी आपको बता चुका हूँ। फिर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जिसको आम वर्ड में हम गवर्नमेंट भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट के अंडर ये सारी मशीनरी काम करती है, ठीक है, ये जो फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ राइट एज द ऑब्जेक्ट। इसका मकसद क्या होगा, आपके राइट को मेंटेन करना होगा, ठीक है। और एक बात याद रखें कि इंसाफ जो है, अगर आपकी हुकूमत कितनी इफ़िशेंट है, उसकी कारकर्दगी कितनी मुतासर है, वो कैसे काम कर रही है, तो आपको पता है कि लॉर्ड ब्राइस जो है वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट कोई नहीं हो सकता कि वो मुल्क का जुडिशल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर आप किसी मुल्क के गवर्नमेंट के बारे में या लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा है और कितने उस पे मेरिट वगैरह पे मबनी है, तो आप उस मुल्क की जुडिशल सिस्टम को देखें। अगर उसमें इंसाफ पे मबनी फ़ैसले होते हैं
अदालतें इंसाफ देती हैं, तो ये क्या है, ये बहुत कामयाब हुकूमत है, सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, और इसी तरह सक्सेसफुल या वेलफेयर स्टेट है। ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी ने यूके पे अटैक किया, तो उस वक्त उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, तो लोग उसके पास चले गए कि आप बताएं, सुपर पावर जर्मनी ने आपके ऊपर अटैक किया, आप उसका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं। उसने कहा कि आप जाओ और मेरी मुल्क की अदालतें देखो, अगर वहाँ पे इंसाफ हो रहा है तो जर्मनी ने जैसे 2 ममालिक भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर वहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा तो किसी भी और मुल्क को मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेरे लोग ही बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें वाकई फिर चूँकि उधर की अदालतों में इंसाफ हो रहा था, यूके की कोर्ट्स में, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी जैसे मुल्क का जो सुपर पावर था भी मुकाबला किया। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं कि जस्टिस इज़ द फर्मेस्ट पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत सतून है गवर्नमेंट का। आपको पता है ना कि जो एलिमेंट्स या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें एक आपका जुडिशरी भी है। ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री ग्रोथ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ग्रोथ, शुरुआत कैसे हुई, स्टेट ने इसको क्यों अपने हाथों में लिया, ये कैसे हुआ, ये इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज, इन द प्रिमिटिव स्टेज मैन यूज टू रिड्रेस हिज रॉन्ग्स वायलेंटली बाय सेल्फ हेल्प और बाय द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। पुराने दौर में ऐसा होता था, जब बहुत ज़्यादा कम लोग आबाद होते थे, तो अगर एक बंदा जो है दूसरे का राइट वायलेट करता, उसके साथ कुछ बुरा करता या उसकी किसी ख़ानदान वाले के साथ, तो वो क्या करते, अपने मदद आपके तहत और दोस्तों की मदद से क्या करते थे, उसका बदला लेते थे, इंतकाम लेते थे। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेज शुरू हुआ, व्हेन सिविलाइजेशन एडवांस्ड। जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, उसने तरक्की की और ख़ानदान जो है वो कबीलों के शक्ल में हो गए। ठीक है। Quarrels between rival factions were settled by elder men in the family or tribe, जिनको हम सरदार कहते हैं। फिर मुख्तलिफ ख़ानदानों के दरमियान जो है लड़ाई झगड़ों का फ़ैसला जो है वो उसके सरदार करते थे। उनके जो आजकल भी है हमारे कुछ इलाकों में, जिस तरह एक्सफाटा कि वो क्या करते हैं, मलक के ज़रिए जो है वो फ़ैसला करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो फाटा है वो, उसमें आपको पता है कि उसके कानून में भी था जो FCR था कि काउंसिल ऑफ एल्डर फैसला करेगा, जिरगा के बारे में कहा गया था, इवन अफगानिस्तान में भी। ठीक है। तो उनके सरदार क्या थे, उनके दरमियान अगर लड़ाई हो जाती तो क्या करते थे, फैसला करते थे। देन when tribe changed into state and king being a fountain of justice administered of justice through appointed jurist। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कबीले बने और छोटी छोटी रियासतें जो मिले, तो उससे छोटी छोटी रियासतें वजूद में आई। ठीक है। स्टेट्स, जिसको हम सिटी स्टेट कहते थे, पॉलिटिकल साइंस वाले आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, किंग बना, और अब लोग बादशाह को कहते थे कि ही इज़ फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ठीक है। ये इंसाफ का पवार है, ये लोगों को इंसाफ देंगे। ठीक है। तो फिर उस सूरत में उसने क्या किया, अपने वो को जजेस अपॉइंटेड करता था। इस तरह ये आप लोग अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी जो कोर्ट्स थी ना, दीवान या उसको जो कहते थे, तो उधर पे ये जो बादशाह थे ये उन लोगों को क्या करते थे, इंसाफ देते थे। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज, नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज परफॉर्म्ड बाय मजिस्ट्रेट एंड जजेस अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर थर्ड स्टेज शुरू हुआ, जिसमें हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है ये क्या है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, और इसमें अब हुकूमत क्या करती है, जजेस की अपॉइंटमेंट करती है, और वो क्या करते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं। अभी जब मॉडर्न दौर शुरू है उसमें ये भी कहा गया कि जुडिशरी शेल बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 कहते हैं। ठीक है। कि पाकिस्तान में जुडिशरी को क्या है,
एग्जेक्टिव से अलग किया जाएगा। मिसाल के तौर पर फाटा जो था उसमें ख़राबी ये थी कि वो जो एफसीआर था उसमें फ़ैसला जो था वो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट या पॉलिटिकल एजेंट करता था। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट कौन है? पकड़ने वाला है, उसी के लोग उसको पकड़ते थे जब कोई कत्ल वगैरह कर लेता था। और वही जब फैसला करेगा तो क्या एक बंदा जो एक दूसरे को पकड़ लेते हो कभी ये कह सकता है कि नहीं मेरे लोगों ने गलत पकड़ा है और मैं इसको बरी करता हूँ? तो फिर क्या है, अब जब जुडिशरी आ गई है तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जुडिशरी है उसको इंतज़ामिया से, एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब जज बैठा होता है तो उसका पुलिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले होते थे ब्रिटिश दौर में कि वो उनका ताल्लुक पुलिस से ही होता था और वो फैसले करते थे। अब वो क्या हो गया, अब मजिस्ट्रेट का ताल्लुक पुलिस से नहीं है, जजेस का ताल्लुक पुलिस से नहीं है, वो अलग ब्रांच है। अब एक बंदे को पकड़ के लाया जाता है तो अगर उसके ख़िलाफ़ केस एग्जीक्यूटिव ने साबित कर दिया तो जजेस उसको सज़ा देते हैं। अगर उसने साबित ना किया तो जजेस उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जजेस शहादत को देखते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको बरी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो क्या करें, उसके ख़िलाफ़ केस साबित करें। अगर एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक जुडिशरी के साथ रिलेटेड होगा, जो जुडिशरी होगी वो टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिव, तो फिर उस मुल्क में क्या होते हैं, नाइंसाफ़, इनजस्टिस होना शुरू हो जाता है, नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मकसद क्या होता है, क्यों ये स्टेट के थ्रू आपके राइट को मेंटेन किया जाता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू क्रिएट अ सच एटमॉस्फेयर इन विच एवरीबडी कैन लिव विदाउट हार्मिंग अदर। इसका मकसद ये है कि ऐसी सोसाइटी या ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें हर बंदा जो है वो रह सके और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। मिसाल के तौर पर पहले दौर में माइट एंड राइट वाला वो होता था कि जो बस मजबूत होता वो दूसरों के ऊपर हुक्म अपनी वो करता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्टेट ने जब अपने हाथों में लिया है तो अगर एक बंदा बहुत भी मजबूत है तो स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकता। आप नवाब अकबर बुगटी को देख सकते हैं। ठीक है, एंड देयर शुड बी ओबीडियंस ऑफ लॉ विच सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट विद आइडियल सिस्टम। और लॉ क्या हो, सुप्रीम हो। वो ये ना देखे कि इस बंदे का रैंक क्या है, इस बंदे का कलर क्या है, ये किस कास्ट से ताल्लुक है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको क्या करे, सजा दे। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, वो है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में हम लोग कानून के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन के बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा चोरी कर रहा है उससे ये शायद बाद में वो सोचे कि मुझे 3 साल कैद होगी, लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि अगर मैं चोरी करके पकड़ा गया तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से नहीं करते। ये लोगों जो दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं ना, तो इससे बहुत सारे लोग जो है उस काम से मना हो जाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन पब्लिक ओपिनियन का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है सोसाइटी में। ठीक है, तो हम बहुत जो सोसाइटी में रहने वाले हैं वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से भी गलत काम नहीं करते। सही है, पब्लिक ओपिनियन नो डाउट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइजिंग चेक ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ मैन फॉर द फियर ऑफ फॉलोइंग इन द एस्टिमेशन ऑफ। जब पब्लिक ओपिनियन हमारे पास जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो फेलो सिटीज़न हैं उनकी नज़रों में हम गिर जाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, जुर्म या किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। ठीक है, also act as deterrent to the commission of a wrong but only public opinion does not serve। लेकिन सिर्फ पब्लिक ओपिनियन जो है उससे हमारा मकसद, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मकसद पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं करते। उनको ये कोई वो नहीं होता कि लोग मेरे ख़िलाफ़ क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो फिर उन जैसे क्या है मुलजिमों को
पकड़ना होता है और उन्हें जेलों में बंद करके सज़ा देनी होती है, ठीक है। बिकॉज सम पीपल डू नॉट केयर अबाउट पब्लिक ओपिनियन, दैट्स वाई बोथ फोर्स एंड पब्लिक ओपिनियन इज नेसेसरी। तो फिर इस वजह से हमें फोर्स और पब्लिक ओपिनियन क्या है, दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ जस्टिस। तो इंशाल्लाह ये मैं इस पर दूसरा लेक्चर कल अपलोड करूँगा या शाम को, ठीक है। मैं ज़्यादा कंटिन्यूस लेक्चर इस वजह से अपलोड नहीं करता कि फिर आप लोग इससे बोर हो जाएंगे। तो मैं 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर जो है वो चाहे एक दिन में 2 दफ़ा हो या अलग अलग दिनों में हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम ट्यूसडे या वेंसडे तक करें ताकि आप अपने पेपर की तैयारी बस कर ले। 10 दिन आपके पास तकरीबन होने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।